हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम में हमने कैसे 5 बार लगातार क्वालिफाई किया सीटेट एग्ज़ाम। ठीक है, कैसे 120 प्लस मार्क्स लेकर आए, तो इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हमने जो थंबनेल पे जो आप देख करके आए हो ना, सेम हम आपसे चर्चा वही करेंगे। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, उनमें 5 टिप्स मैं ऐसी दूंगा आपको जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलते हैं अब बोर्ड की तरफ और समझाते हैं एक एक ट्रिक को। ठीक है, इन 5 टिप्स को आप फॉलो करिए और आपके भी 120 प्लस मार्क्स सीटेट में आएंगे। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम में पहली बार दिन बैठने जा रहे हो तो भी आप देखिए, या आपका सीटेट बार बार आप बैठ रहे हो, सीटेट आपका निकल नहीं रहा है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, पॉइंट नंबर 1। तो देखो, फर्स्ट जो पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट की आपको नॉलेज दूंगा। सब्जेक्ट मैंने कैसे पढ़े और कहाँ से तैयार किए। ठीक है, तो देखो, पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है बाल विकास, और दूसरा सब्जेक्ट पूछा जाता है इसमें वो है ईवीएस। तीसरा सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है मैथ, और चौथा सब्जेक्ट जो है आपका वो पूछा जाता है संस्कृत। पांचवा सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है हिंदी। क्या पूछा जाता है? हिंदी। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि मैंने कहाँ से तैयारी की, कैसे तैयारी की, जिससे कि मैंने लगातार आपका 5 बार सीटेट निकाल के दिखाया। ठीक है, इसका मैं लाइव प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा वीडियो के अंत में। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो देखो, आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट हुआ, चाहे बाल विकास हुआ, चाहे आपका ईवीएस हुआ, या मैथ हुआ, या संस्कृत हुआ, या फिर हिंदी हुआ, सब 30-30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बाल विकास और ईवीएस। जो भी जितने सब्जेक्ट हैं आपके, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। यानी 15 मार्क्स का इसमें कंटेंट पूछा जाता है और 15 मार्क्स का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पेडागोजी। ठीक है, तो इसमें 15-15 का इसमें भी है, सेम सब्जेक्ट हैं तो सेम रहेगा ये 15-15 का। ठीक है, बात मेरी समझ गए। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, कुल मिला के 75 मार्क्स होते हैं। 75 मार्क्स होते हैं कंटेंट के और 75 मार्क्स होते हैं पेडागोजी के। 75 पेडागोजी के और 75 कंटेंट से। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने कैसे तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, एक एक चीज़ को बारीकी से आप समझिए। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास की। तो बाल विकास की मैंने कैसे तैयारी की, कहाँ से तैयारी की। ठीक है, इसमें देखो 15 मार्क्स का जो कंटेंट के क्वेश्चन आते हैं, वो मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। सबसे पहली बात, जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना 15 मार्क्स के लिए, तब तक आपके जो सीडीपी वाला जो पोर्शन है, सीडीपी में तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो उसके लिए आपको ये जो 15 मार्क्स के कंटेंट वाले आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक, कैसे तैयार करने हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप क्लियर कर लेना। ठीक है, वो मैंने क्लियर कर लिए। इसके बाद आती हैं ये 15 मार्क्स पेडागोजी। पेडागोजी को कहाँ से तैयार किया, तो ये मैंने करा है प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट है उससे, या कहो आप प्रीवियस ईयर के जो PYQ है उससे। अब मैं PYQ आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं बताऊँगा। देखो, इसके लिए मैंने एक बुक पढ़ी, वो बुक मैं आपको से शेयर करूंगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप ये मत समझना कि सर बुक का प्रमोशन कर रहे हैं, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा। ये जो एग्ज़ाम अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की है, ये है PD पाठक की बुक। ये PD पाठक की बुक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये बहुत ही बेहतरीन है सीटेट और टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो इस बुक को मैंने गंभीरता से और पूरा मतलब डीपली इस बुक को अच्छे से कवर कर लिया है, पढ़ डाला है। तो समझो सारा का सारा पेपर का जो सीटेट का जो 15 मार्क्स है
वो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई टाइम कम है, इस बार आपने देखा है कि टाइम अभी कम है, 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो बुक तो पढ़ नहीं सकते। फिलहाल आपने ये 15 नंबर का मैटर है वो कंप्लीट कर लिया होगा, और ये भी 15 मैटर जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। अब देखो हम EVS की बात करेंगे। इतना हमने पढ़ा था भाई बाल विकास में, हमने 10 ईयर के जो आपके PYQ थे, 10 ईयर के क्या PYQ, ये हमने लगाए 10 ईयर के PYQ। और जो आपका ये बाल विकास है PD पाठक की जो बुक है, वो हमने बुक अच्छे से कवर की, तो हमने लगातार ये 5 बार आपका जो CTET है वो क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, EVS इसके लिए, बाल विकास के लिए मैंने बता दिया। अब देखो EVS, तो EVS में भी वही फंडा है, 15-15 मार्क्स का है। तो इसमें भी जो कंटेंट के आपके क्वेश्चन है 15 मार्क्स, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर आप देखो शॉर्टकट के माध्यम से अगर आप CTET क्वालिफाई करना चाह रहे हैं ना, तो देखो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिश्रम है। जब आप कठोर परिश्रम करोगे, वो भी स्मार्ट तरीके से, तब आप अवश्य सफल होगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने जो कंटेंट के लिए जो 15 मार्क्स क्या पढ़ा, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। देखो हमने ज़्यादा कुछ EVS में कंटेंट के लिए परचेज नहीं करा था। ये देखो आता है टारगेट का, ये टारगेट का जो पर्यावरण अध्ययन है, इसको हमने पढ़ा था। इसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा होता है, काफ़ी हेल्प मिली हमें सिलेबस से चैप्टर बाई चैप्टर, यानी टॉपिक बाई टॉपिक। देखो ये रखा है परिवार एवं मित्र। इसी प्रकार से जो इसमें अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ। सारे के सारे इसमें टॉपिक बाई टॉपिक दे रखे हैं। ये देखिए दूसरा चैप्टर आ गया, इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो आ गया भोजन। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड है। ये बहुत ही सस्ता, लगभग में 35 रुपये का लगभग मुझे मिल गया था। ये काफ़ी समय पहले मैंने लिया था पर्यावरण अध्ययन का, तो यहाँ से मुझे काफ़ी मदद मिली। ठीक है, इसके लिए। और वही सेम प्रोसेस था हमारा जो आपका ये था 15 मार्क्स के लिए। पैडागोजी हमने कहाँ से पढ़ी, तो पैडागोजी के लिए हमने PYQ इसके पढ़े। कितने, 10 ईयर के, 10 ईयर तक के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वो हमने लगातार लगाए। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है मैथ का। क्या आता है, मैथ का। अब मैथ में भी सेम प्रोसेस है, 15 नंबर का आपका कंटेंट से और 15 नंबर का आपका पैडागोजी से। ठीक है, तो देखो 15 मार्क्स का जो आपका इसका कंटेंट से क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सिंपल आता है, बिल्कुल नॉर्मल कहो आप, बिल्कुल जो है नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा, आपको मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 15 दिन आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, 2 घंटे दे के 15 दिन पढ़ लिया अच्छे से, तो आपका मैथ में 15 में से 13-14 क्वेश्चन अवश्य बन जाएंगे। क्योंकि मैथ जो CTET पूछता है, मैथ जो कंटेंट से जो क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछता है, जो आराम से आपके बन जाते हैं। तो मैंने यही काम करा था, मैंने बुक से इसे लर्न करा था, और बुक के माध्यम से मैंने 15-20 दिन में लगभग ये समाप्त कर दिया था। हाँ, यहाँ पे मैंने मेहनत की थी पैडागोजी पे। इसके जो 15 नंबर की जो पैडागोजी होती है ना, ये थोड़ी सी कठिन होती है। जो मैथ की है ना ये पैडागोजी, ये कठिन है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा मैंने टाइम ज़रूर दिया था, इसको हल्के में नहीं लेना आप भी, इस पे मैंने टाइम दिया था। और मैंने लगभग 1 महीना पूरा मैथ पे अपना खर्च करा स्पेशली, तब कहीं जाके मेरा मैथ के दोनों पोर्शन ये कंप्लीट हुए। ठीक, इस प्रकार से की मैंने मैथ की तैयारी। अब बताता हूँ संस्कृत। देखो संस्कृत पे जब मैं पहुँचा तो भाई संस्कृत मुझे आती नहीं, संस्कृत की मैंने कोई भी तैयारी नहीं की, एक भी अक्षर की तैयारी नहीं की, एक अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मैंने किया ही नहीं संस्कृत पर, क्योंकि संस्कृत मुझे आती ही नहीं थी। तो मैं आपको बताता हूँ संस्कृत में मैं 20 से 22 मार्क्स कैसे करके ले आता हूँ, और बिना पढ़े। मुझे संस्कृत का मीनिंग नहीं आता, अर्थ निकालना नहीं आता है, इसलिए ये मेरी कमज़ोरी रही है। लेकिन उसको भी मैंने दूर करा, कैसे दूर करा वो आप समझिए। देखो यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं संस्कृत में। अब संस्कृत में 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, 2 आते हैं इसके पैराग्राफ। 2 कितने आते हैं, 2 आते हैं इसके पैराग्राफ,
पैराग्राफ को सॉल्व करना होता है। 2 इसके पैराग्राफ आते हैं 15 मार्क्स के, और 15 मार्क्स की जो आती है, 15 नंबर की जो आती है वो आती है पेडागोजी। ठीक है, तो संस्कृत में मैं करने किया क्या था, कैसे करके मैं 20 से 22 मार्क्स ले आता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। देखो, एक जो पैराग्राफ होता है वो होता है 7 अंक का, और दूसरा आता है 8 अंक का। ठीक है, तो भाई मुझे तो संस्कृत आती नहीं थी, तो मैं क्या करता था, मैं ये करता था, सबसे पहले मैं पैराग्राफ को ही देखता था, और क्वेश्चन पढ़ के मैंने क्या काम करा, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर पैराग्राफ में ढूंढने लगा। इस प्रकार से मैंने दोनों पैराग्राफ में यही काम करा था, क्वेश्चन को पढ़ा और उस क्वेश्चन का आंसर को पैराग्राफ में ढूंढना शुरू कर दिया। जब ढूंढना शुरू कर दिया तो लगभग में मैं आपको बता रहा हूँ, ये 15 मार्क्स का पैराग्राफ आता है। हर बार मेरे 9 से 10 क्वेश्चन जो थे वो पैराग्राफ से मेरे सही हो जाते हैं। 9 से 10 क्वेश्चन 100% दोनों पैराग्राफ से मेरे सही हो जाते हैं, बकाया मैं छोड़ देता हूँ। बकाया जो आपके 5-6 क्वेश्चन जो पैराग्राफ के रह जाते हैं वो नहीं बनते हैं, जैसे संधि पूछ लिया, पर्यायवाची पूछ लिया, या कुछ और पूछ लिया, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लिया, तो वो मुझसे नहीं बनते। जब वो मुझसे नहीं बनते मैं उन क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। उनका क्या करता हूँ वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे बचते हैं 15 मार्क्स, ये वाले संस्कृत वाले 15 आपके क्वेश्चन बचते हैं पेडागोजी के। तो एक बार मैं इस पर नज़र डाल लेता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे बन रहा है। तो लगभग में मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 4 नंबर तक, यानी कह सकते हैं कि 2 से 4 क्वेश्चन में मेरे समझ में आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाले होते हैं, वो मेरे समझ में आ जाते हैं। तो लगभग में 2 से 4 क्वेश्चन मैं सही कर देता हूँ, बकाया मैं सारा ये छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब जो छोड़े हुए क्वेश्चन है उनको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो आप समझिए। तो देखो, 9 से 10 यहाँ पे हो गए, 2 से 4 यहाँ पे हो गए, करीब 12 से 14 मार्क्स मेरे आ जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब मैंने कौन सा फार्मूला अपनाया जिससे कि मेरे 20 से 22 मार्क्स संस्कृत में आ गए, उसको समझो। तो देखो, यहाँ पे 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन बचे आपके, और यहाँ पे करीब आपके क्वेश्चन बचे हैं जो वो बचे हैं 11, 5, 16। अब देखो, यहाँ पे 16 क्वेश्चन बचे हैं। 16 इन क्वेश्चनों को मैं किस प्रकार से सॉल्व करता हूँ वो समझो। देखो, यहाँ पे 12 से 14 क्वेश्चन तो मैंने लगा लिए लगभग। देखो, 16 क्वेश्चन ये है, 16 क्वेश्चन मैंने छोड़ के रखे थे, और 14 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब उन जो 14 क्वेश्चन को, जो ये 14 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व करता हूँ मैं, तो इनमें ABCD 4 विकल्प होते हैं। ABC और D, ये होते हैं 4 विकल्प। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ इन चारों में, मान लो 14 क्वेश्चन मैंने लगा लिए, 14 क्वेश्चन लगा लिए, तो किसी के 3 लगाए होंगे, किसी के 4 लगाए होंगे, किसी के 4 लगाए होंगे, किसी के 3 लगाए होंगे। तो 4 4 8, 8 और 6 14, इस प्रकार से लगभग औसत रहा होगा। ठीक है, अब देखो, ये 16 क्वेश्चन को मैं कैसे अटेंड करता हूँ, कैसे मैं इनसे जो है वो नंबर खींचने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब यहाँ पे जो 16 क्वेश्चन बचे, यहाँ पे 4 विकल्प होते हैं हर क्वेश्चन में, A, B, C और D। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो मेरे जो 14 क्वेश्चन हैं, जो 14 क्वेश्चन हैं संस्कृत के, वो 14 क्वेश्चन में ऐसा कौन सा विकल्प है जो मैंने सबसे कम लगाया है। मान लो मैंने सबसे कम A विकल्प लगाया है। एक में कितने लगाए मैंने? 3 क्वेश्चन लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 16 क्वेश्चन पे मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे सबसे कम विकल्प लगाया है उसी विकल्प को मैं पकड़ लेता हूँ। मान लो मैंने A लगाया यहाँ पे 3 बार, तो मैं सब पे गोला 16 पे भी गोला A का भर देता हूँ, 16 पे ही गोला A का भर देता हूँ। इसका मतलब आपको पता है कि जो 30 मार्क्स का होता है ये संस्कृत का कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो एक विकल्प के जो क्वेश्चन हैं, एक विकल्प सही होने के वो 7 क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं। 7 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, 9 भी हो जाते हैं। ये रेशियो होता है। ठीक है, अगर 7 सही हुए तो 7 चौक 28। ठीक है, इस प्रकार से लगभग एवरेज रहता है। तो देखो, मैंने क्या काम करा, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लगाए थे A नंबर पे। तो अभी मैंने सबसे कम वाला विकल्प पकड़ा, तो यहाँ पे मैंने A पे ही सारे 16 क्वेश्चन पे
लगा दिया ए विकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कम से कम चांस हैं 4 से 5 नंबर बढ़ने के, 4 से 5 नंबर मेरे अवश्य बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने ये नहीं करा कि मैंने सबको ही, मुझे तो संस्कृत आती नहीं थी तो मैंने ये नहीं करा कि सब पे तुक्का मारा, ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो लगभग 12 से 14 यहाँ बन गए, 4 से 5 यहाँ बन गए, इस प्रकार से मेरे 20-22 नंबर संस्कृत में आ जाते थे। तो इस फंडे से मैंने भाई संस्कृत में थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और संस्कृत में मार्क्स लाने की कोशिश की। ठीक है, अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती है तो यह फंडा आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर मेरी तरह भी आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, पेपर में आप बैठ गए, आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, तो आप मेरा वाला फंडा ये आजमा सकते हैं। ठीक है, अन्यथा ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जैसे मैंने पेपर सॉल्व करा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बात करते हैं देखिए हिंदी पर। तो हिंदी में भी ऐसा ही होता है, हिंदी में 15 नंबर का पैराग्राफ और 15 नंबर का कंटेंट। तो कंटेंट तो आपको जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जो मैंने भी किया था। ठीक है, और पैराग्राफ, तो पैराग्राफ संस्कृत के आसान होते हैं, कोई कठिन नहीं होता है, तो संस्कृत भी आराम से आप बना ले जाओगे। ठीक है, ये था पहला वाला रूल नंबर 1 या ट्रिक नंबर 1। अब देखो दूसरे नंबर पे मैंने क्या करा, सही है। अब देखो दूसरे नंबर पे आता है हमारा, दूसरे नंबर पे जो हमने फॉलो किया था वो है सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन। यानी हमने दूसरे नंबर पे ये ध्यान रखा कि 4 ऑप्शन हैं किसी भी क्वेश्चन के, तो उन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा आंसर कौन सा है। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन इतना उलझाऊ वाला दे देता है कि हमें उसका आंसर जो है वो नहीं बन पाता। तो हमने ये अपने ध्यान में रखा कि भाई हम तुक्का कैसे लगाएं। तो तुक्का हमने इसी बेस पे लगाया कि जो 4 विकल्पों में सबसे बड़ा ऑप्शन था उसको हमने सही का टिक लगा दिया। ये लगभग हमने देखा है अपने 5 साल के अनुभव में, 90% की बात कर रहा हूँ, 90% वही विकल्प सही होता है जिसका जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है। तो इस बात को मैंने अपने दिमाग में रखा, इस बात को मैंने अपने जो पेपर देने गया उसमें मैंने लागू की। तीसरी बात देखो मैंने क्या सीखा, कहाँ से क्या करा, वो मैंने किया P/Q। P/Q मैंने ईमानदारी से कह रहा आपसे 10 ईयर के लगाए हैं, 10 ईयर तक के मैंने P/Q अच्छे से कवर किए, तब कहीं जाके इतना कर पाया हूँ। अब देखो चौथे नंबर पे मैंने क्या किया लास्ट टाइम पे, जब मैंने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए, जैसा कि मैंने बताया उस तरीके से मैंने पढ़ लिए, मैंने बड़ा विकल्प का ऑप्शन भी अपने दिमाग में रख लिया। इसके बाद मैं गया टैग वर्ड पे। किस पे? टैग वर्ड। अब एक बात बता दूं, जो ये टैग वर्ड शब्द देख रहे हो ना, ये टैग वर्ड जो है वो जूनियर वाले पेपर में आपका नाम मात्र का काम करेगा। यानी जो जूनियर का पेपर है उसमें टैग वर्ड जो है वो नाम मात्र का काम करेगा। ये जो टैग वर्ड शब्द हैं, जो टैग वर्ड हैं, या कह सकते हो ये कीवर्ड हैं, ये आपके प्राइमरी लेवल का जो पेपर है उसमें अच्छे से काम करेंगे। अब देखो टैग वर्ड आपके अच्छे से तभी काम करेंगे जब आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है। अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी है, सिर्फ आप टैग वर्ड के सहारे से सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाह रहे हैं, तो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो सकते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स आपके नहीं आएंगे। तो देखो चौथे नंबर पे हमने टैग वर्ड है उनको अच्छे से देखा। टैग वर्ड कौन से? वही नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, उन टैग वर्ड्स का आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो जो 5वां नंबर था, 5वें नंबर पे हमने क्या चीज़ देखी और क्या चीज़ सामने रख के हमने आगे बढ़े, वो था आपका टाइम मैनेजमेंट। वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत मायने रखता है। मान लो आपने सीटेट की अच्छे से सब्जेक्ट वाइज तैयारी भी कर ली, तैयारी के साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखा सबसे बड़ा ऑप्शन वाला, आपने P/Q भी लगा लिए, आपने टैग वर्ड भी सबको टैग वर्ड यानी कीवर्ड भी याद कर लिए, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। जब आप समझो सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो भी आप समझो पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो जो लास्ट का मैं 5वां टिप्स आपको दे रहा हूँ ना, टाइम मैनेजमेंट, ये
ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करने के लिए। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको धैर्य सबसे पहले रखनी होगी, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। देखो कैसे करके, एक तो देखो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना है तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम आप 1 घंटा पहले पहुँचिए। टाइम से आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना, ऐसा ना हो पेपर के रह गए हैं 20 मिनट और आप जा रहे हैं पेपर सेंटर पे, ठीक है, तो अंदर से आप डर जाओगे, घबरा जाओगे, तो आपका पेपर जो है वो ख़राब हो जाएगा। 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। पानी में बोतल जो है पानी की वो आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि प्यास लगेगी तो आप बाहर जाओगे तो आप डिस्टर्ब होगे, ठीक है। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँचो, आराम से पानी अपने साथ लेके जाओ। दूसरी बात, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट में कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, सबसे पहले निपटाते हैं बाल विकास, और बाल विकास जैसे ही उन्होंने ख़त्म करा, आपका सीडीपी जैसे ही ख़त्म करी, तुरंत पहुँच जाते हैं वो हिंदी या संस्कृत पे, यानी लैंग्वेज पे पहुँच जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना, आप लैंग्वेज पे मत जाना, ठीक है। जैसे मैंने किया, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कैसे किया, और आप कैसे करोगे वो आपकी मर्जी। देखो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ बाल विकास। बाल विकास सबसे पहले इसलिए सॉल्व करता हूँ क्योंकि बाल विकास जो था वो मैंने अच्छे से लर्न करा और उसमें मुझे रुचि भी काफ़ी थी, इसलिए मैंने बाल विकास को सबसे पहले चुना। इसके बाद मैं ईवीएस पे जाता हूँ, ईवीएस को कवर करता हूँ, और इसके बाद मैं मैथ को कवर करता हूँ। इन 3 सब्जेक्ट को मैं पहले लेता हूँ, ठीक है। अब पहले लेने का मेरा कारण ये है क्योंकि मैं इन जो संस्कृत है और जो हिंदी है, इनके मैं पैराग्राफ में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि जो बच्चा इनके पैराग्राफ में पहले ही उलझ गया तो उसका समय बर्बाद निश्चित है, ठीक है। वो 2-2 बार पैराग्राफ पढ़ेगा, 2-2 बार पढ़ेगा, समय बढ़ जाएगा। जब समय बढ़ जाएगा तो प्रेशर आपके ऊपर हावी होगा। जब आपके ऊपर हावी होगा तो जो मैथ आप सॉल्व करने जाओगे, मैथ के क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में मैथ ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मैथ में क्या है, मैथ में यहाँ पे ट्रिकी मैथ तो पूछा नहीं जाता, यहाँ पे लंबे लंबे कैलकुलेशन करनी होती है। होता सिंपल है लेकिन घुमा फिराने वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले चुना, मैंने यहाँ पे बाल विकास और आपका ईवीएस मैथ, इन 3 पोर्शन को सबसे पहले रखा, सबसे पहले मैंने सॉल्व करा। उसके बाद मैं आता हूँ इसके बाद मैं आता हूँ हिंदी पर। फिर मैंने हिंदी को कवर करा, फिर हिंदी सॉल्व कर ली अच्छे से। इसके बाद मैं लास्ट में गया संस्कृत पर, और जब मैं संस्कृत पे जाता हूँ तो आराम से बोतल खोली, आराम से पानी पिया, इसके बाद संस्कृत पे सॉल्व करने के लिए बैठे। आपको पता है संस्कृत तो है 0, तो संस्कृत में होना ही क्या है, तुक्का ही मारना है। अब तुक्का कैसे मारना है, तो संस्कृत में मैंने ये तुक्का आपको बता दिया। ऐसे करके भाई मैंने संस्कृत सॉल्व की। तो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार मैंने 5 बार सीटेट आपका क्वालिफाई किया। लास्ट स्कोर था 120+, ठीक है। अब देखो कुछ मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखो ये मैंने प्रिंट आउट अपने निकलवा लिए हैं। ये देखो 2024 की मार्कशीट है, प्राइमरी का बता रहा हूँ। ये आपका 2023 की है, ये भी 2024 की है। देखिए लगातार मैंने 5 बार ये सीटेट का आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसी बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी फार्मूले से, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम सीटेट का नहीं निकल रहा है, आप लागू करिए, जो मैंने बातें बताई हैं उन बातों से को आप लागू करिए अपने अंदर, और फिर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे के देखो, आराम से पेपर निकलेगा, ठीक है। लेकिन 5 बार क्वालिफाई करने से कुछ नहीं है। अभी भी मैं बेरोज़गार हूँ, पहले भी बेरोज़गार था, अभी भी बेरोज़गार हूँ। बस आप क्वालिफाई करके आओगे सीटेट, आप और हम मिलके आराम से फिर सुपर टेट की तैयारी करेंगे, और सुपर टेट कभी भी दस्तक दे सकता है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, अपना कमेंट बॉक्स देखिए खुला हुआ है, आप बताइए आपको मेरी जो जानकारी है वो अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा PYQ पे। PYQ आपको कहाँ से मिलेंगे, इसके बाद टैग वर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। वो टैग वर्ड सभी सब्जेक्ट के मेरे द्वारा आपको मिलेंगे, और PYQ 10 ईयर तक के भी मेरे द्वारा आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक शेयर भी कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।